किसको बताना है? विकास को। किसको समझना है? और ये इकोनॉमिक्स का कौन सा पार्ट है? अर्थशास्त्र का कौन सा पार्ट है? पहला पार्ट। बस एक बार थोड़ा ध्यान दीजिए। सबसे पहले हमें इसका क्या देखना है? अर्थ। तो विकास का अर्थ होता है उन्नति करना, उन्नति करना या फिर क्या करना? प्रगति करना। उन्नति करना, प्रगति करना या फिर ज्यादा से ज्यादा क्या होना? आधुनिक होना। क्या होना? आधुनिक। यदि व्यक्ति या समाज जब विकास करता है तो उनकी आय में वृद्धि होती है। क्या, किस में वृद्धि होती है? और जब आय में वृद्धि होती है तो हम उनका कौन सा विकास समझते हैं? आर्थिक विकास। कौन सा विकास समझते हैं? व्यक्ति के व्यक्तित्व में यदि विकास होती है तो उसके कौशल में और उसकी क्षमताओं में विकास होता है। उसके कौशल में और उसकी क्षमताओं में विकास होता है। किसमें विकास होता है? उसके कौशल और उसकी क्षमताओं में। अब विकास है, विकास व्यक्तिगत भी हो सकता है, विकास है वो व्यक्तिगत भी हो सकता है, विकास है वो विशिष्ट भी हो सकता है, विकास विशिष्ट भी हो सकता है, विकास सामाजिक भी हो सकता है और विकास आर्थिक भी हो सकता है। विकास आर्थिक भी हो सकता है। ये सभी, ये जो विकास के है वो पहलू है और विकास के इसको पहलू कहो या फिर क्या कह सकते हैं हम? पक्ष कह सकते हैं। साधारणतः विकास का अर्थ होता है उन्नति करना, प्रगति करना या ज्यादा से ज्यादा क्या होना? आधुनिक होना। व्यक्ति की जब आय में वृद्धि होती है तो हम क्या समझते हैं? उसका आर्थिक विकास हो गया है। जब आय में वृद्धि होगी, पहले तो स्कॉर्पियो नहीं थी, पहले वो पैदल साइकिल पे जाता था। जब उसका आय में वृद्धि हो गई तो उसने क्या ला ली? स्कॉर्पियो ला ली। या फिर क्या लाएगा वो? BMW। जब BMW, जब उसके पास में BMW हम देखेंगे तो क्या मानेंगे? बताओ। उसने नहीं, उसने किस में वृद्धि कर लिया? उसकी आय में वृद्धि कर लिया। उसका आर्थिक विकास हो गया है। विकास से उसके कौशल में और उसकी क्षमताओं में क्या होता है? विकास। विकास से उसके कौशल और क्षमताओं में क्या होता है? विकास व्यक्तिगत भी हो सकता है, ये विकास के पक्ष है। विकास विशिष्ट भी हो सकता है, विकास सामाजिक भी हो सकता है और विकास आर्थिक भी हो सकता है। व्यक्तिगत मतलब प्रत्येक व्यक्ति है, उसका अपना व्यक्तित्व अलग अलग होता है, तो उस व्यक्तित्व के हिसाब से प्रत्येक व्यक्ति का विकास भी अलग अलग हो सकता है। विकास है वो विशिष्ट भी हो सकता है। किसी व्यक्ति के अंदर विशिष्ट गुण भी हो सकते हैं तो उसे वो अपना विशिष्ट विकास प्राप्त कर सकता है। समाज में यदि उसकी स्थिति अच्छी बन जाती है तो उसका कौन सा विकास हो जाएगा? सामाजिक विकास। और उसका विकास आर्थिक विकास, मतलब यदि उसकी आय में वृद्धि हो जाती है तो उसका कौन सा विकास हो जाएगा? आर्थिक विकास। ये क्या है? विकास। परीक्षा में प्रश्न इसका कैसे पूछा जाएगा? विकास का अर्थ बताओ। विकास का अर्थ, जब ऐसा प्रश्न पूछा जाता है तो आपको ये पूरा लिखना है। विकास का अर्थ बताओ, जब ये प्रश्न पूछा जाता है तो ये आपको अर्थ लिखना है और अच्छे नंबर आएंगे। दूसरा प्रश्न है अपने पास में, विकास क्या वादा करता है? विकास क्या वादा करता है? तो विकास वादा करता है, विकास वादा करता है। किसका वादा करता है? विकास वादा करता है उन्नति का। किसका वादा करता है? उन्नति का। किसका वादा करता है? प्रगति का। विकास उन्नति और प्रगति का क्या करता है? वादा। परंतु विकास यह भी वादा करता है, विकास यह भी वादा करता है कि विनाश भी हो सकता है। क्या हो सकता है? विनाश भी हो सकता है। मतलब विकास दोनों वादे करते हैं। सकारात्मक रूप में देखे, पॉजिटिव रूप में देखे तो विकास उन्नति का भी वादा करता है, विकास प्रगति का भी वादा करता है, परंतु विकास ये भी वादा करता है कि विनाश भी हो सकता है। क्या हो सकता है? विनाश भी हो सकता है, अर्थात नुकसान भी हो सकता है। उन्नति तो होगी, प्रगति भी होगी, परंतु वह नुकसान भी क्या कर सकता है? हो सकता है। अर्थात विकास के कितने वादे हैं बताओ? विकास के कितने वादे हैं? 2। या तो क्या हो सकती है या फिर क्या हो सकता है? दोनों हो सकते हैं। समझ में आई बात? इस प्रकार हम देखें कि विभिन्न व्यक्तियों के लिए यदि विकास क्या है? विकास है। विभिन्न व्यक्तियों के लिए यदि विकास क्या है? उन्नति है। क्या है? उन्नति है। प्रगति है। क्या है? उन्नति है और प्रगति है। तो बहुत सारे व्यक्तियों के लिए विकास है वो क्या हो सकता है?
विनाश हो सकता है। क्या हो सकता है? विनाश। समझ में आई बात? सीधा सा प्रश्न बोर्ड के एग्जाम में छपेगा कि विकास क्या वादा करता है। विकास क्या वादा करता है? तो विकास वादा करता है उन्नति भी हो सकती है, प्रगति भी हो सकती है, परंतु विकास से विनाश भी हो सकता है, लोगों का नुकसान भी हो सकता है, क्योंकि व्यक्तियों का व्यक्तित्व अलग अलग होता है। व्यक्तियों का व्यक्तित्व अलग अलग होता है। तो किसी के लिए विकास है वो उन्नति और प्रगति हो सकता है, और किसी के लिए विकास है वो विनाश हो सकता है। हम इसका एक उदाहरण देखेंगे। उदाहरण ये है, हमने एक नाम सुना होगा, नर्मदा नदी, नर्मदा बचाओ आंदोलन। नर्मदा बचाओ आंदोलन। सरकार ने विकास करने के लिए, सरकार ने क्या करने के लिए? विकास करने के लिए, लोगों का जीवन खुशहाल करने के लिए, लोगों का जीवन कैसा करने के लिए? खुशहाल करने के लिए नर्मदा नदी पर, किस नदी पर? नर्मदा नदी पर एक बांध बनाया जिसका नाम है सरदार सरोवर बांध। सरदार सरोवर बांध कौन सी नदी पर बनाया गया? नर्मदा नदी पर। अब इस बांध का उद्देश्य क्या था? लोगों का क्या करना? विकास करना, लोगों का जीवन कैसा होना? खुशहाल होना। परंतु ये जो बांध बना तो उस बांध में लोगों की जमीन, लोगों की जो जमीन थी वो क्या हो गई? जलमग्न। क्या हो गई? जलमग्न का मतलब होता है पानी में डूब गई। पानी में, तो जिन लोगों की जमीन है वो पानी में डूब गई, उनके लिए क्या विकास है कि विनाश है? उनके लिए विनाश है। और जिन लोगों को फायदा हुआ उन लोगों के लिए क्या है? विकास है। तो इस उदाहरण से हम कह सकते हैं कि विकास विनाश भी हो सकता है, और विकास है वो लोगों के जीवन को खुशहाल भी कर सकता है, लोगों के जीवन में उन्नति भी ला सकता है, और लोगों के जीवन में प्रगति भी ला सकता है। दोनों पक्ष हो सकते हैं, दोनों पक्ष हो सकते हैं। आगे वाला पॉइंट क्या आपको ये समझ में आया? इसमें प्रश्न जो पूछा जाएगा वो पूछा जाएगा, इसमें से जो प्रश्न पूछा जाएगा वो आपको क्या प्रश्न पूछा जाएगा? इसमें से ये प्रश्न पूछा जाएगा कि नर्मदा बचाओ आंदोलन सबसे पहले कौन से राज्य में हुआ है? गुजरात राज्य में। और दूसरा प्रश्न इसका पूछा जाएगा कि सरदार सरोवर बांध कौन सी नदी पर बनाया गया है? नर्मदा नदी पर। कौन सी नदी पर? नर्मदा नदी पर। और एक देखो, ये प्रश्न दोनों पूछे जा सकते हैं। ये तो एग्जाम्पल था, परंतु इन एग्जाम्पल में से भी, उदाहरण में से भी प्रश्न पूछे। अपने को किसकी तैयारी करनी है? बोर्ड के एग्जाम की। और बोर्ड के एग्जाम में 80 नंबर का जो पेपर होगा उसमें से अपने को कितने लाने हैं? 80 लाने हैं। समझ में आई बात? क्योंकि दम रखते हैं तो 80 में से 80 आ जाते हैं। आज आ गया समझ में? चलो आगे वाला पॉइंट है, कर दिया। आगे वाला पॉइंट है आय के अतिरिक्त। किसके अतिरिक्त? हमने देखा कि जिस व्यक्ति की आय बढ़ जाती है उसका आर्थिक विकास होता है। तो आय के अतिरिक्त और कौन से कारक है? आय के अतिरिक्त और कौन से कारक है जो आवश्यक है? जो क्या है? आवश्यक है, जो हमारे जीवन के लिए महत्वपूर्ण है। हमारे जीवन के लिए क्या है? हमने विकास में पढ़ा है कि जिस व्यक्ति की आय ज्यादा होती है उसने आर्थिक विकास कर लिया होता है। कौन सा विकास कर लिया होता है? परंतु अपने को प्रश्न ये भी पूछ सकता है एग्जाम में कि आर्थिक विकास तो हो गया, उस आर्थिक विकास के अलावा और कौन से कारक है जो हमारे जीवन में महत्वपूर्ण है? क्योंकि पैसा, व्यक्ति के जेब में पैसा है तो पैसा सब कुछ नहीं है, उसको अच्छा वातावरण भी चाहिए। तो एक बार देखिए, कार्य के साथ साथ में हमें अपने परिवार का भी ध्यान रहता है। हमें अपने परिवार की आवश्यकताओं का भी ध्यान रहता है। हमारे परिवार की आवश्यकताओं का भी हमें क्या रहता है? का ध्यान रखना पड़ता है। ध्यान रखना, इसको उदाहरण के रूप में कैसे समझेंगे? आय के अतिरिक्त हमें हमारे परिवार का भी क्या रखना पड़ता है? ध्यान रखना पड़ता है। एक व्यक्ति है, उसको नौकरी अच्छी मिली है, उसको उस नौकरी में बहुत सारे पैसे मिल रहे हैं, परंतु उसको छुट्टी नहीं मिल रही है, उसके परिवार के लिए छुट्टी। तो वह आय तो प्राप्त कर रहा है परंतु किसका ध्यान नहीं रख पा रहा है? परिवार का। तो आय के साथ साथ में हमें किसका भी ध्यान रखना है? परिवार। इसलिए आय इतनी हो कि उस आय में हम अपने परिवार का भी ध्यान रख सके। तो इसके मतलब आय के अतिरिक्त पहला कारक क्या है? कार्य हमें ऐसा करना है जिसमें हम किसका ध्यान रख सके? परिवार का ध्यान रख सकते हैं, उनकी आवश्यकताओं का ध्यान रख सके। दूसरा है
कार्य, क्या कार्य का सुरक्षित व संरक्षित वातावरण उपलब्ध हो। क्या उपलब्ध हो? वातावरण उपलब्ध हो। ध्यान से समझिए, हम वहां पे कार्य करें जहां पे कैसा हमको वातावरण मिले, सुरक्षित वातावरण मिले, और कैसा वातावरण मिले, संरक्षित वातावरण मिले, तो वहां भले आय कम हो परंतु हम क्या हो जाएंगे, संतुष्ट हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? आय कम हो चलेगा परंतु ऐसा वातावरण होना जरूरी है। एग्जाम्पल के तौर पर ये समझिए, आज महिलाएं नौकरियों में जा रही है, अपनी घर की चौखटों से बाहर जा रही है, नौकरियां कर रही है महिलाएं, तो वो औरतें, महिलाएं या बच्चियां जो नौकरियां करती है वो कैसा वातावरण चाहती है, जहां पे कार्य करना चाहती है वहां पे कैसा वातावरण चाहती है, सुरक्षित वातावरण चाहती है और संरक्षित। भले आय वहां पे ज्यादा दे रहे हो परंतु वातावरण ऐसा नहीं है तो वहां पे नौकरियां करना, काम करना पसंद नहीं करेगी, क्योंकि उनके लिए जो वातावरण है वो कैसा नहीं है, सुरक्षित और संरक्षित वातावरण नहीं है। तो हमें आय के अतिरिक्त दूसरा पॉइंट क्या चाहिए? पहला तो हमें परिवार का भी ध्यान रखना है, दूसरा वहां का वातावरण कैसा होना चाहिए, सुरक्षित होना चाहिए, संरक्षित होना चाहिए, कार्य करने का वातावरण अच्छा होना चाहिए। तीसरा पॉइंट इसमें क्या है? जहां पे भी हम कार्य कर रहे हैं, जहां पे भी हम क्या कर रहे हैं, कार्य, वहां का वातावरण अच्छा होना चाहिए। कैसा अच्छा होना चाहिए? वातावरण कैसा होना चाहिए? अच्छा होना चाहिए। ये आय के अतिरिक्त 3 महत्वपूर्ण बात है, मतलब आय होती है परंतु इन 3 बातों का ध्यान रखना है। हमारे परिवार का भी ध्यान रखना है, वहां का वातावरण सुरक्षित और संरक्षित होना चाहिए, और वहां का वातावरण कैसा होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए। ये पर्यावरण के संदर्भ में भी हो सकता है, क्योंकि फैक्ट्री ऐसी जगह लगी होती है जहां पे बहुत गंदगी है, तो लोग वहां पे कार्य करना पसंद नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि वहां का पर्यावरण है वो क्या है, दूषित है, तो वहां का वातावरण भी कैसा होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए। आ गया समझ में? चलो आगे वाला आ तो रहा है, समझ में आ रहा है? कितने नंबर ला लोगे परीक्षा में? मैंने कहा था वक्त है, वक्त को कौन बदलता है? वक्त को बदलने की ताकत किसमें होती है? अपने स्वयं में होती है। यदि अपन स्वयं बदल जाते हैं तो वक्त अपने आप बदलेगा। यदि आपने ठान लिया है, क्या कर लिया है, ठान लिया है कि 80 में से मुझे 80 लाने हैं, तो आप ला सकते हो। क्या कर सकते हो? परंतु ये ठानना किसको पड़ेगा, मुझे कि आपको? संकल्प किसको लेना पड़ेगा? तो लीजिए, फिर देर किस बात की है। चलो आगे वाला पॉइंट है राष्ट्रीय विकास। कौन सा पॉइंट है? राष्ट्रीय विकास। राष्ट्रीय विकास ध्यान से समझना, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, और कभी प्रश्न परीक्षा में आएगा कि राष्ट्रीय विकास से क्या तात्पर्य है। तो राष्ट्रीय विकास, सबसे पहले अपने को इसके 3 पॉइंट पढ़ना है। आय में वृद्धि, किस में वृद्धि? आय में वृद्धि। दूसरा है प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि, प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि। और तीसरा है शिक्षा व स्वास्थ्य, शिक्षा व, इधर ध्यान दो भाई, एक राष्ट्र विकास कब करेगा, एक देश या एक राष्ट्र विकास कब करेगा? मान लीजिए हम कौन से देश में रहते, भारत में कि नेपाल में? तो भारत विकास कब करेगा? जब भारत की आय में क्या होगी, वृद्धि। जब भारत की आय में क्या होगी, वृद्धि। यहाँ के प्रति व्यक्ति व्यक्तियों की आय में क्या होगी, वृद्धि। तब भारत क्या करेगा, विकास करेगा। यहाँ पे लोगों को कैसी शिक्षा मिलेगी, अच्छी शिक्षा मिलेगी और अच्छी स्वास्थ्य सेवा मिलेगी, तब भारत क्या करेगा, विकास करेगा। तो कोई भी देश विकास कब करेगा, जब उसकी आय में वृद्धि होगी, वहां के नागरिकों की प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि होगी और वहां लोगों को अच्छी शिक्षा और अच्छा स्वास्थ्य मिलेगा, तब वह देश क्या करेगा, विकास करेगा। तो राष्ट्रीय विकास से क्या तात्पर्य है? राष्ट्रीय विकास से तात्पर्य है उस राष्ट्र की आय में वृद्धि, उस राष्ट्र के प्रति व्यक्ति व्यक्तियों की आय में वृद्धि, उस देश में शिक्षा और स्वास्थ्य की सेवाओं में अच्छी मिले, सभी के लिए ये उपलब्ध हो सके। तो ऐसे विकास को हम कौन सा विकास कहेंगे, राष्ट्रीय विकास। समझ में आएगा? प्रश्न सीधा परीक्षा में छपेगा कि राष्ट्रीय विकास से क्या तात्पर्य है। तो ये 3 पॉइंट देखते हैं, देश की आय में वृद्धि, देश की प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि और देश की शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं में क्या होनी चाहिए, वृद्धि होनी चाहिए। तो इसी को हम क्या कहेंगे, राष्ट्रीय विकास। क्या कहेंगे, राष्ट्रीय विकास। आगे वाला पॉइंट है विभिन्न देश। आगे वाला पॉइंट क्या है, विभिन्न देश
या राज्य, या तो हम क्या कह सकते हैं देश, या फिर क्या कह सकते हैं राज्य। इनमें जो विकास होता है क्या होता है, विकास की तुलना कैसे करें, विकास की तुलना। तो किसी को मापना है, किसी का आंकलन करना है, तो हमें क्या चाहिए, मानदंड। क्या चाहिए, कोई ऐसा रेशो चाहिए कि जिसके आधार पर हम उसकी क्या कर सके, तुलना कर सके। तो विभिन्न राज्यों और देश का जो विकास की तुलना करनी है, किसकी तुलना करनी है, विकास की, तो हम किन मानदंडों के आधार पर उनकी तुलना कर सकते हैं, किन पहलुओं को मद्देनजर रखते हुए हम उनकी तुलना कर सकते हैं। दो पहलू है, ध्यान रखना। सबसे पहला पहलू क्या है, आय। मैंने अभी बताया आय के बारे में। सबसे पहला पहलू क्या है, आय। जिन देशों की आय अधिक है, जिन देशों या राज्य, जिन देशों या राज्य की आय क्या है, बताओ, अधिक है। आय क्या है, अधिक। वो देश कैसे है, नहीं, वो देश कैसे है, विकसित देश है। कैसे देश है, मतलब जिन राज्यों की, जिन देशों की और जिन राज्यों की आय क्या है, अधिक है, वो विकसित देश है। कैसे देश है, विकसित देश। कैसे देश है। और जिन देशों की या राज्यों की आय क्या है, कम है। क्या है, कम। वो क्या है, कम विकसित देश। कैसे देश है, कम विकसित देश है। अब देश की आय, देश के सभी निवासियों की कुल आय है। जैसे भारत है, क्या है, तो भारत की आय भारत की नहीं है, भारत में रहने वाले जितने भी नागरिक है, भारत में रहने वाले जितने भी नागरिक है, इन नागरिकों की जो कुल आय है वो किसकी आय मानी जाएगी, बताओ, उस देश की आय। भारत की आय मतलब उस देश की आय मानी जाएगी। आय क्या है, उस देश में रहने वाले जितने भी नागरिक है, उस देश में रहने वाले जितने भी नागरिक। जैसे हम किसी देश की आय मानते हैं, भारत की आय मानते हैं, तो भारत में जितने भी नागरिक है, भारत में जितने भी लोग हैं, उन लोगों की जो कुल आय है वो किसकी आय मानी जाएगी, भारत की आय। तो ये राष्ट्रीय आय हो गई। तो आय मानदंड के रूप में कैसे है, जिन देशों या राज्यों की आय अधिक है वो देश विकसित हो जाएंगे, और जिन देशों या राज्यों की आय कम है तो वो देश क्या हो जाएंगे, कम विकसित। इस आधार पर हम देश या राज्य का आंकलन कर सकते हैं कि कौन सा देश विकसित है और कौन सा देश कम विकसित है, या अल्प विकसित है, या मध्यम में है। बात समझ में आई। परंतु एक नोट डाउन करने की बात यह है कि विभिन्न देशों की जो जनसंख्या होती है, विभिन्न देशों की क्या होती है, जनसंख्या, वो जनसंख्या अलग अलग होती है। जनसंख्या क्या होती है, अलग अलग होती है। और जनसंख्या अलग अलग होने के कारण उनकी आय भी क्या हो जाएगी, अलग अलग। भाई विभिन्न देशों की जनसंख्या अलग अलग होगी, तो जनसंख्या अलग अलग होगी, कहीं ज्यादा होगी और कहीं क्या होगी, कम होगी, तो उनकी आय भी क्या हो जाएगी, अलग अलग। तो ये विकास की तुलना करने में मेरे हिसाब से सटीक पैमाना नहीं है, परंतु तो भी आय को पैमाना माना गया है। दूसरा इसमें पैमाना है प्रति व्यक्ति आय। बंद मत कर। दूसरा पैमाना कौन सा है, प्रति व्यक्ति आय। सबसे पहले तो ये महत्वपूर्ण है कि परीक्षा में ये प्रश्न पूछा जाएगा कि प्रति व्यक्ति आय से क्या तात्पर्य है। प्रति व्यक्ति आय से क्या तात्पर्य है। यदि देश की कुल जनसंख्या, देश की कुल जनसंख्या, देश की कुल जनसंख्या का भाग, देश की कुल जनसंख्या का भाग कुल आय में दिया जाए, कुल आय में दिया जाता है, तो हमें प्रति व्यक्ति आय प्राप्त होती है। मान लीजिए देश की कुल जनसंख्या कितनी भी हो, उसमें देश की कुल आय का क्या दिया जाए, भाग दिया जाए। देश की कुल जनसंख्या में कुल आय का क्या दिया जाए, भाग दिया जाए, तो हमें क्या प्राप्त होगी, प्रति व्यक्ति आय। क्या प्राप्त होगी, प्रति व्यक्ति। जिन देश के नागरिकों की प्रति व्यक्ति आय अधिक है, क्या है, अधिक है, वो देश क्या हो जाएंगे, विकसित हो जाएंगे। क्या देश माने जाएंगे, विकसित। और जिन देश की प्रति व्यक्ति आय क्या है, कम है, वो देश क्या माने जाएंगे, कम विकसित देश माने जाएंगे। इस प्रकार हम विकास की तुलना कर सकते हैं विभिन्न देशों में और राज्य में। पहली तुलना करने का हमने पैमाना क्या माना है, आय। जिन देशों या राज्यों की आय अधिक है वो देश अधिक विकसित माने जाएंगे, और जिन देशों या राज्यों की आय कम है वो देश कम विकसित माने जाएंगे। देश की आय किसे कहते हैं, देश की आय किसे कहते हैं,
देश में रहने वाले कुल नागरिक और कुल नागरिकों की जो आय होती है वो किसकी आय मानी जाती है? देश की आय। दूसरा हमने रेशो क्या माना है? प्रति व्यक्ति आय। प्रति व्यक्ति आय किसे कहते हैं? बोर्ड के एग्जाम में ये प्रश्न छपेगा तो अपना उत्तर क्या होना चाहिए? देश की कुल जनसंख्या का भाग किसमें देना है? कुल आय में। तो हमें क्या प्राप्त होगी? प्रति व्यक्ति आय। और प्रति व्यक्ति आय अधिक है तो वो विकसित देश माने जाएंगे, और प्रति व्यक्ति आय कम है तो वो क्या माने जाएंगे? कम विकसित माने जाएंगे। समझ में आई बात? अब एक बार विश्व बैंक की विकास रिपोर्ट क्या कहती है? प्रति व्यक्ति आय के संबंध में विश्व बैंक की विकास रिपोर्ट क्या कहती है? विश्व विकास रिपोर्ट क्या कहती है? इन्होंने एक वर्ष को आधार माना है 2019। कौन से वर्ष को आधार माना है? 2019। यदि अमेरिकन डॉलर 49,300 इससे अधिक आय वाले जो देश है वो कैसे देश माने जाएंगे? विकसित देश, या फिर हम क्या कह सकते हैं? उच्च आय वाले देश माने जाएंगे। हमारे विश्व विकास रिपोर्ट 2019 को आधार मान के क्या कहती है कि अमेरिकन डॉलर 49,300 से जिन देशों की आय अधिक है, प्रति व्यक्ति आय अधिक है, वो उच्च आय वाले देश माने जाएंगे। और जिनका अमेरिका डॉलर 2500 से कम है, 2500 से क्या है? कम है, वो कम आय वाले देश माने जाएंगे या कम विकसित देश माने जाएंगे। अब अपने को तो क्या देखना है? 2019 में किसकी स्थिति को देखना है? भारत की। तो 2019 में भारत की स्थिति थी वो अमेरिका डॉलर में कितनी थी? 6,700। तो भारत है वो कैसा देश हो गया? मध्यम आय वाला देश हो गया, मध्यम आय वर्ग में देश आ गया। समझ में आई बात? प्रश्न आएगा विश्व विकास रिपोर्ट के अनुसार आय की तुलना या विकास की तुलना का रेशो क्या है? तो 2019 को आधार माना गया है। अमेरिका डॉलर 49,300 से यदि जिनकी आय अधिक है उनको उच्च आय वाला देश माना जाएगा या विकसित देश माना जाएगा। अमेरिका डॉलर 2500 से कम है, उनको कम विकसित देश माना जाएगा। और भारत की उस समय स्थिति थी वो 6,700 अमेरिका डॉलर थी, तो वो मध्यम आय वर्ग वाला देश माना जाएगा। समझ में आई बात? आगे वाला प्रश्न है HDI। क्या? सीधा सा प्रश्न छपेगा परीक्षा में। HDI की फुल फॉर्म क्या है? ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। सबसे महत्वपूर्ण बात है, ये कौन जारी करता है? UNDP। कौन जारी करता है? UNDP की फुल फॉर्म क्या है? यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम ये जारी करता है। ये क्या करता है? जारी करता है। अब महत्वपूर्ण बात क्या देखनी है कि 2023-24 में इसमें 193 देश थे। कितने देश थे? 193 देश। उन 193 देश में भारत का स्थान 131वां है। 2023-24 में कितना है? 131वां है। अब ध्यान रखना है कि UNDP HDI रिपोर्ट जारी करती है तो किन बातों को ध्यान में रखती है? ये महत्वपूर्ण है। किन बातों को ध्यान में रखती है? ये महत्वपूर्ण है। ये प्रति व्यक्ति आय को ध्यान में रखती है। प्रति व्यक्ति आय। वहां की शिक्षा को ध्यान में रखती है, शिक्षा का स्तर। और वहां की स्वास्थ्य को भी क्या रखती है? ध्यान में रखती है, स्वास्थ्य का स्तर। एक बार ये प्रश्न छपेगा, परीक्षा में आएगा, तो अपने को उत्तर कैसे लिखना है महत्वपूर्ण है, थोड़ा सा ध्यान दे दीजिए। HDI इसकी फुल फॉर्म क्या है? ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। एक कौन जारी करता है? UNDP, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। और 2023-24 में कितने देश? 193 देश में भारत का स्थान कौन सा है? 131वां। UNDP यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम जब HDI रिपोर्ट जारी करती है तो कितने पक्षों को ध्यान में रख के करती है? 3। एक वहां की प्रति व्यक्ति आय, एक वहां का शिक्षा का स्तर, एक वहां की स्वास्थ्य सेवाएं। इन रिपोर्टों को ध्यान में रख के वो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जारी करती है। आगे वाला प्रश्न है
शिशु मृत्यु दर क्या है? ये पहले पार्ट के ही प्रश्न है, थोड़ा ध्यान से समझना है इसको। शिशु मृत्यु दर, शिशु मृत्यु दर इधर ध्यान, 1000 जीवित बच्चों के पीछे, 1000 जीवित बच्चों के पीछे, मतलब किसी वर्ष में, किसी वर्ष विशेष अंतराल, किसी वर्ष विशेष में, किसी वर्ष विशेष में 1000 जीवित बच्चों के पीछे, जितने भी बच्चे जन्म लेते हैं उनमें 1000 जीवित बच्चों के पीछे एक वर्ष के अंदर, एक वर्ष के अंदर मरने वाले, एक वर्ष के अंदर मरने वाले बच्चों की संख्या, बच्चों की संख्या दर को हम क्या कहते हैं? शिशु मृत्यु दर। एक बार सुनिए, मान लीजिए कोई विशेष वर्ष होता है, उस वर्ष में 1000 बच्चे यदि जीवित हैं, उन 1000 बच्चे जीवित में से एक वर्ष के अंदर जितने भी बच्चे काल कलवित हो गए हैं, मर गए हैं, उनकी संख्या के दर को हम क्या कहते हैं? शिशु मृत्यु दर। क्या कहते हैं? शिशु मृत्यु दर। ऐसा का ऐसा कभी प्रश्न पूछा जाता है, साक्षरता दर क्या है? तो 7 वर्ष या उससे अधिक, 7 वर्ष या उससे अधिक साक्षर जनसंख्या साक्षरता दर कहलाती है। 7 वर्ष या उससे अधिक साक्षर जनसंख्या क्या कहलाती है? साक्षरता दर कहलाती है। समझ में आई बात? इस पाठ का अंतिम महत्वपूर्ण पॉइंट है विकास धारणीयता, विकास की धारणीयता, या फिर प्रश्न ये पूछा जाएगा आपके एग्जाम में, प्रश्न ये पूछा जाएगा कि धारणीय विकास से क्या तात्पर्य है? धारणीय विकास से क्या तात्पर्य है? धारणीय विकास से क्या तात्पर्य है? ऐसा विकास हो, ऐसा विकास हो, ऐसा विकास जो वर्तमान परिस्थितियों को ध्यान में रख के, वर्तमान परिस्थितियों को क्या मद्देनजर रखते हुए, परंतु आगे आने वाली भावी पीढ़ी को भी ध्यान में रख के किया जाए। एक बार मैं बोल के समझा रहा हूं, समझ लेना। ऐसा विकास जो वर्तमान परिस्थितियों को तो ध्यान में रखना है, परंतु आगे आने वाली पीढ़ी का भी क्या करना है? ध्यान में रखना है और करना है और विकास करना है। इसको कैसा विकास कहेंगे? धारणीय विकास, जिसमें पर्यावरण को बिना नुकसान पहुंचाए हुए हम क्या करें? विकास करें। इस विकास को क्या, कौन सा विकास कहेंगे? धारणीय विकास। अर्थात वर्तमान परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, भावी पीढ़ी का ख्याल रखते हुए, भावी पीढ़ी का ख्याल रखते हुए, पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए बिना, पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए बिना जो हम विकास करते हैं उसको धारणीय विकास कहेंगे। क्योंकि विश्व को हमने, पूर्वजों ने हमें उत्तराधिकारी में नहीं दिया है। विश्व है ये पूर्वजों ने हमें उत्तराधिकारी के रूप में नहीं दिया है, हमने हमारी आने वाली पीढ़ी से उधार लिया है। क्योंकि हम जितना भी पर्यावरण को नुकसान करेंगे वो नुकसान किनको भुगतना पड़ेगा? हमारी आने वाली पीढ़ी को भुगतना पड़ेगा। और इसी के साथ में ये चैप्टर समाप्त है। ये महत्वपूर्ण प्रश्न है और बोर्ड के एग्जाम में इनमें से बाहर आपके नहीं जाएगा। ठीक है, धन्यवाद। चलो।